लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया था और डाइलेक्ट्रिक्स के मेन पॉइंट क्या थे कि हम डाइलेक्ट्रिक का सिर्फ एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसी भी जनरल टाइप के डाइलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हमारे कोर्स के बाहर है। स्पेशल प्रॉब्लम क्या है? स्पेशल प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी रेक्टेंगुलर स्लैब शेप के डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। ऐसा करने पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आते हैं, ठीक है। और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। कितने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है? ये इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है तो मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होगा, कंडक्टर के क्लोज होगा। अगर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट एक्सटर्नल के इक्वल है, उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पा रही है, तो फिर वैसा मटेरियल स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा और वो एयर वैक्यूम के क्लोज होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है और 1 का मतलब है ये प्योर वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार पूछा जाता है कि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, तो कंडक्टर तो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, लेकिन अगर हम कंडक्टर को कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू असाइन करें तो वो वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। कि कंडक्टर अपनी बॉडी के अंदर इनफाइनाइट के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देता है, ठीक है। इतना ही डिस्कस किया था, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे पिछली क्लास में। ऐसा बोला था कि तुम्हारे कोर्स में तो यही वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कि रेक्टेंगुलर स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक रेक्टेंगुलर स्लैब है और वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखी गई है, ठीक। कुछ इस तरह से कि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है प्लेट्स के बीच में। अगर इसके अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे कोर्स के बाहर है, ठीक है। लेकिन मैं साथ साथ तुम्हें यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मान लो ऐसी सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पूरे वॉल्यूम में, मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो ना हो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन लेते हैं, हालांकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बोनस की तरह समझ लो बता देता हूँ कि अगर मान लो पूरा जो स्पेस है ना, मान लो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है, बिल्कुल हम ओशन के अंदर चले गए, ठीक, वाटर है हर जगह पे। तो अगर हर जगह ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर किसी पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज रख दिया, Q2 चार्ज रख दिया, ठीक, और P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मीडियम के होने की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K के फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगी। मतलब जो भी इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, Q1 Q2 की वजह से जितनी फील्ड आनी चाहिए थी वैक्यूम में, उतना ही आएगी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर सारे चार्जेस हमारे मीडियम के अंदर है तो मीडियम के अंदर का इंटरेक्शन तो हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो हम इनका आपस का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, कुछ पार्ट में वैक्यूम है, या अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वो सिचुएशन और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिसको कि हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये इसी तरह का है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, इंड्यूस चार्जेस आ गए, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, जैसे कंडक्टर होता है तो बोलते हैं अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, 0 तो नहीं होगी, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वैसे नहीं, मतलब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के फैक्टर से कम हुई है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से चेंज होगी, या कित बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, वो ऐसे नहीं बता सकते। हमें एक्चुअल सिचुएशन जब दी जाएगी, इंड्यूस चार्जेस जब हम निकाल पाएंगे, तब हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे, जो कि हमारे डोमेन से बाहर। ठीक है, बाद में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस तरह के भी क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने को मिलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम बोलते हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसका इसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है डी है। तो इस तरह के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे कैलकुलेट किया है? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से हमने नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाया और देखा कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है, या फिर हमने पहले नॉन चार्ज सप्लाई किया प्लेट्स पर और देखा कि नॉन चार्ज की वजह से प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, डेफिनेशन यूज करके हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया और वो वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक लाए और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो स्पेस था ना उसको कंप्लीटली फिल कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब हमारे पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा। बिल्कुल सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस थी उसको हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया है। ठीक है, लेट अस से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज के। अब पूछा गया है अब इस मटेरियल की कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए? बताओ। कोई भी मेथड यूज करते हैं, लेट जैसे पहले वाला ही मेथड यूज करते हैं हम। जैसे पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था ना, प्लेट्स पे चार्ज नॉन चार्ज रख दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अरे पहले भी तो ऐसा ही किया था, तुम लोग भूल गए हो क्या? ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला था कि ऐसा करते हैं, इस पे प्लस क्यू रख दिया, इस पे माइनस क्यू रख दिया, नॉन चार्ज रख दिया। अब देखते हैं इस चार्ज की वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने बोला चार्जेस की वजह से इसमें फील्ड आ जाएगी।
और फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर बोला था कि फील्ड पता चल गया तो फील्ड से हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हें पता चला था कि क्यू अपॉन वी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, और यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी। ऐसा ही किया था ना, ये वैसा ही कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह क्यू चार्ज रखते हैं प्लेट्स पे, और हम देखते हैं कि प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ठीक है, हम इस पे क्यू चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज रख दिया, ठीक, इस पे पहले पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इन चार्जेस की वजह से फील्ड कितनी आएगी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और फील्ड की वजह से पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि पहले जो भी फील्ड आई थी उस फील्ड के करेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल आ गई थी, ठीक है, जब जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, ठीक है, फ्री स्पेस है। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो स्लैब के इंट्रोड्यूस करने की वजह से इस अरेंजमेंट में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे स्लैब रख दिया, गुड 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 फरकलीत, वेरी गुड। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो याद रखना ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब है कि ये चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करे। अगर इसके बीच में कंडक्टर रख देंगे ना, तब तो सारे चार्जेस डिस्चार्ज, जितना भी चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कंडक्टर के अंदर डिसिपेट हो जाएगी। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टर, तो इसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और इंड्यूस चार्जेस आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस E टाइम्स D के इक्वल होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद चार्ज पे तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में वो चेंज होगा क्या। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद चार्ज तो सेम है, लेकिन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K के फैक्टर से रिड्यूस हो गई है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो भी सेम फैक्टर से रिड्यूस होगा, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का K टाइम्स हो गई है, तो ऑब्वियस है कि अब जो पोटेंशियल होगा ना वो भी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का K टाइम्स हो जाएगा। तो अब कैपेसिटेंस कितनी है, मान लो स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस C0, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्ज तो सेम है लेकिन पोटेंशियल चेंज हो गया। और पोटेंशियल कितने से चेंज हुआ है, पोटेंशियल K के फैक्टर से चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल को लिखेंगे V0 अपॉन K। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है Q अपॉन V0, ये तो Q अपॉन V0 ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस थी बिना डाइलेक्ट्रिक को रखे हुए। तो डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो कैपेसिटेंस होगी वो इनिशियल कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाएगी। तुम इस तरह से सोच सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज तो उतना ही स्टोर कर रहा है, ठीक है, लेकिन कम पोटेंशियल डिफरेंस में। चार्ज तो ये कैपेसिटर सेम स्टोर कर रहा है, लेकिन अब इतना ही चार्ज कम पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर कर रहा है। इसका मतलब है पर यूनिट वोल्ट कैपेसिटी बढ़ी ना,
तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है और एग्जैक्टली के फैक्टर से इंक्रीज होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो मैं पहले ही मेंशन कर रहा था कि कैपेसिटर बनाने का पर्पस ये एनर्जी स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना। तो हम चाहते हैं कि हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम हमेशा कोई भी कैपेसिटर जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमेशा उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते ही है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से दो फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि कैपेसिटेंस के फैक्टर से इंक्रीज करेगी। दूसरा फायदा ये होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैपेसिटर को। अगर मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखते हैं, तो जैसे ही इन दोनों प्लेट्स को चार्ज करेंगे तो आपस में फोर्स एक्ट करेगा ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो उस फोर्स की वजह से ये तो प्लेट अलग अलग नहीं रह पाएंगे, इनको कुछ ना कुछ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी इस तरह से प्लेट्स किसी सेपरेशन पर रह पाएंगी। समझे? तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो हमें अलग से कोई मैकेनिकल सपोर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये डाइलेक्ट्रिक खुद ही दोनों प्लेट्स के को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तुम अच्छा इसमें मैंने तो चार्ज के टर्म्स में बताया कि चार्ज सेम रहेगा, फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाए। कम पोटेंशियल डिफरेंस में सेम चार्ज मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। दूसरा, तुम इस तरह से सोच सकते हो कि अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेगी। ठीक है, और वी पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही प्लेट्स पे चार्ज आने चाहिए। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब तो इस पे कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग इस पे सीवी चार्ज आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी कैपेसिटेंस वाला टर्म मैंने गलत यूज कर लिया। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मान लो 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, तो इस वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग कुछ फिक्स चार्ज, ठीक है, इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग कुछ फिक्स चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल चार्ज है ना उसको बढ़ना पड़ेगा। क्यों बढ़ना पड़ेगा बता सकते हो? क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रही है वो फील्ड की वजह से आ रही है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट चार्ज की वजह से आती है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी नेट चार्ज सेम रहना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने का मतलब नेट चार्ज सेम, क्योंकि नेट चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब तो नेट चार्ज और प्लेट्स पर चार्ज वो एक ही है। तो प्लेट्स पर क्यू चार्ज यहाँ पर मान लो डिपॉजिट हो गया, क्यू नॉट चार्ज। लेकिन अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो नेट चार्ज सेम रखने के लिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस भी आएंगे, नेट चार्ज सेम रखने के लिए जो प्लेट पर चार्ज है ना उसको क्यू नॉट से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये प्लेट का चार्ज माइनस इंड्यूस चार्ज ये क्यू नॉट के इक्वल हो पाए।
क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो फिर नेट चार्ज सेम रहना चाहिए। ठीक है, पहले केस में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरे केस में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। तो नेट चार्ज सेम रखने के लिए, ठीक है, पहले अगर क्यू नॉट चार्ज आ रहा था बिना डाइलेक्ट्रिक के, तो डाइलेक्ट्रिक के बाद भी नेट चार्ज क्यू नॉट ही होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक के बाद नेट चार्ज क्यू नॉट होने का मतलब है जो एक्सटर्नल चार्ज है, ठीक है, बाहर जो इस प्लेट पर जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि अब इंड्यूस चार्ज भी आ गया है और हमें नेट चार्ज को क्यू नॉट रखना है। तो नेट चार्ज क्यू नॉट तभी आएगा ना जब एक्सटर्नल प्लेट पे क्यू नॉट से ज्यादा चार्ज आएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो सेम बैटरी हम लगा रहे हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वजह से ना इस कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तुम बोलोगे कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है, लेकिन नेट चार्ज तो सेम ही है ना। फिर मैं बोलूंगा नेट चार्ज से हमें मतलब नहीं है, हमें कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है उससे मतलब है। जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस चार्ज है ना, वो तो बॉन्डेड है, वो हमेशा डाइलेक्ट्रिक के साथ रहेगा, वो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हमारे चार्ज कैपेसिटी में। ठीक, कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसमें ये बॉन्डेड चार्जेस कोई रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो ये जो प्लेट पर चार्ज आ रहा है ना, उसको हम उससे हम कैपेसिटी मेजर करते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कैपेसिटी में डाइलेक्ट्रिक लगा करके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी तुम्हें हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे रखा गया है इसको देख लो। आधे आधे नहीं, 1/3 पार्ट में 1/3 पार्ट में स्लैब रखा गया, ठीक है, और बाकी जो 1/3 पार्ट है उसमें कुछ नहीं रखा गया, सॉरी 2/3 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीट वॉल्यूम में होता ना तब तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हम बोलते हो जाती, लेकिन उसके इसमें बता दिया कि प्लेट एरिया की वैल्यू ए है और इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये d/3 है, ठीक है, और बाकी डिस्टेंस 2d/3 होगी। और इस मटेरियल की कैपेसिटेंस के, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल की के है, और इधर तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, ठीक, क्योंकि ये एयर है। तो ऐसे मटेरियल के लिए, सॉरी ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इस तरह के अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैसे सॉल्व करेंगे? अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि इनके बीच में ये वाला जो पॉइंट है ना, एक इमेजिनरी प्लेट बना लेते हैं यहाँ पर, एक इमेजिनरी प्लेट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है ना, ऐसा माना जा सकता है कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। चेक करो, दो अलग अलग कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस हमें पता है, इंडिविजुअली दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी हमें पता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, ऐसा ही है ना। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ पर दो कैपेसिटर है, एक पहले कैपेसिटर
कि पहले कैपेसिटर के अंदर कंप्लीट वैक्यूम है और दूसरे कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दोनों की कैपेसिटेंस तुम्हें पता है, तो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते हो। पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी? अच्छा, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज होगा ना, इन दोनों का एक पॉइंट, दोनों का एक प्लेट कॉमन पोटेंशियल पर है और बाकी दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पर है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट कर लो। पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है जरा बताओ? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ पे डी जो है ना वो 2d/3 है, ठीक है। और दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो दूसरे वाले इस वाले कैपेसिटर की, छोटे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी तुम लिखोगे, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां पर डी का मतलब 3d, ठीक है, d/3। ये तो कैपेसिटेंस तब होती जब वैक्यूम होता, ठीक। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल रखा गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3k के इक्वल, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो, ये C1 है C2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बोलेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम होगी तो बताना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन और एक देता हूँ, इसको खुद से ट्राई करो। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम ठीक कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ ठीक यूं है, ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लो इस तरह से। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर ना ठीक है, तो ये मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दी गई है 2, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब बोला गया है इस अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। प्लेट एरिया ए है, यहाँ से यहाँ तक बोला गया ये a/2 है, हाफ हाफ है, और यहाँ से यहाँ तक बोला गया है सॉल्व करो। आया कुछ?
अरे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को? पोटेंशियल। ठीक है। हाँ तो सबसे पहले तो तुम इस पार्ट को देखो। अगर हम इसको ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फिल्ड है ना। लेकिन इसका प्लेट एरिया जो A/2 हो गया। और ये जो नीचे वाला पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट है, ये खुद में दो अलग अलग कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको तुम सर्किट वाइज कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है। ये पहला पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, और नीचे दो कैपेसिटर है। ठीक है, तो ऊपर जो कैपेसिटर है हमारे पास कुछ इस तरह का है, और नीचे भी दो कैपेसिटर है अलग अलग। ठीक है, और ऊपर वाले कैपेसिटर में, ठीक है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे वाले कैपेसिटर, नीचे वाले इसमें भी यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, सबकी कैपेसिटेंस लिखो। ऊपर वाले की कैपेसिटेंस है, अगर वैक्यूम होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ए तो A/2 है, तो ये वैल्यू होती एप्सिलॉन नॉट C1 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D टाइम्स के, तो के यहाँ पर 2। ठीक है, C2 की वैल्यू, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो यहाँ पर A/2 भी है और D/2 भी है, तो वो दोनों कैंसिल होके ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, A/2 D/2, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स 3। अब ये दोनों, इसको तुम अज्यूम कर सकते हो, ये है C0, तो ये भी C0 है और ये 3C0 है। ठीक है, तो पहले C0 और 3C0 सीरीज में है, तो सीरीज में 3/4 हो गया, और 3/4 के साथ C0 को पैरेलल में, तो 3/4 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/4। तो तुम्हारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखोगे 7/4 C0। C0 का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आ रहा है सबका? चेक करो। बिल्कुल इसी तरह से सबका यही आ रहा है ना आंसर। तुम लोग बता नहीं रहे मेरे को। ठीक है, इसको चेक कर लेना। बिल्कुल इसी तरह से जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, कौन सा पार्ट, ये जो C0 है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है ना, इसको C0 हमने मान लिया, तो सारे कैपेसिटर C0 के टर्म्स में आ गए हैं, C0 C0 3C0। अब सीरीज पैरेलल लगाया और ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इसको तुम लोग वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चंस जो पहले हम लोगों ने किए थे, जिसमें ऐसे कंडक्टिंग प्लेट थे और दो प्लेट है अलग अलग पोटेंशियल पर रखे गए, कैपेसिटर कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की इक्वल कैपेसिटेंस होगी। इसमें अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, है ना, और इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक भी रख दिया जाए, तो भी पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस जहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा
उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं। मैंने एक जनरल ठीक है, एक जनरल यहाँ पे ऐसे करके स्लैब रख दिया गया, यहाँ पे स्लैब रख दिया, यहाँ पे कोई तीसरा स्लैब रख दिया गया है ना, या इसके नीचे और एक स्लैब रख दिया। तो इस तरह से कैसे भी स्लैब रखा जाए, सीरीज पैरेलल करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चलो एक क्वेश्चन ही लेते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाला जो पार्ट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट पैरेलल में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ नीचे वाले पार्ट में अगर देखोगे, या पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन, हाँ, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखोगे, ये दोनों सीरीज में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ये जो प्लेट है ना, ये किसी सिंगल पोटेंशियल पर ही होगा, और ये वाला जो प्लेट है ये पहले वाले कैपेसिटर के लिए और दूसरे वाले कैपेसिटर कॉमन है, तो ये सीरीज में आएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसी तरह से अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कुछ यूं फिट करते हैं, इस तरह से, ऐसा मटेरियल, अब पूछा गया है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, कोई भी इसकी कैपेसिटेंस कुछ भी है, मान लो K1 है, कैपेसिटेंस K2 है, ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ। तो इन दोनों को क्या हम सीरीज में मान सकते हैं? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या K1 और K2 को सीरीज में मान सकते हैं हम? तुम्हें लग रहा है कि ये सीरीज में है? इनको पैरेलल में मान सकते हैं? ये दोनों स्लैब ना ही सीरीज में आएंगे ना ही पैरेलल में आएंगे। सीरीज में क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सीरीज में होने के लिए कंडीशन है कि पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो तुम बोलते हो कि नहीं, हम इस पार्ट को एक कैपेसिटर मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, एक कैपेसिटर हो गया, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, और तुम बोल रहे कि इसको ना ऐसे करके सीरीज में मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुमने कैपेसिटर बनाया है ना, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ही नहीं, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। तो यहाँ से जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तुम गेस कर सकते हो कि यहाँ यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल चेंज आएगा, यहाँ से यहाँ तक कम ट्रैवल करोगे तो कम पोटेंशियल आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है। ठीक है, तो तुम इसको इस तरह से नहीं मान सकते हो कि ये एक प्लेट हो गया। सीरीज में होने के लिए दोनों कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं वो कॉमन पोटेंशियल पर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो अपना प्लेट है वही तुम एक पोटेंशियल पर नहीं है, तो ये तो एक सिंगल कैपेसिटर इस तरह का हम मान ही नहीं सकते। कैपेसिटर का मतलब होता है उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं और दोनों कंडक्टर्स का अपना अपना यूनिक पोटेंशियल होता है। तो तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे, तो और सोचो। अगर हम इस कैपेसिटर को
मतलब इस तरह के डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में। हिंट दे देता हूँ, ये तुम्हारा स्कोप से मतलब ऐसे तो इंजीनियरिंग वाले में करते हैं, तुम लोग चाहो तो। हाँ, लेकिन इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कैसे, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? वो तो वही सीरीज पैरेलल से ही तो निकालते हैं ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, इस अरेंजमेंट को ना बहुत सारे इस तरह से छोटे 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 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो। अगर इसको इसको साइड से 3D व्यू देखोगे तो इसका कोई भी एक स्ट्रिप जो होगा ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्ट्रिप निकालोगे, मान लो ये वाला निकालोगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और हर एक स्ट्रिप अपने आप में एक कैपेसिटर है। लेकिन ये कैपेसिटर कैसा है, इसके कुछ पार्ट में इसके कुछ पार्ट में एक ग्रीन वाला मीडियम है, ठीक है, इस तरह से, और इसके बाकी पार्ट में ब्लू वाला मीडियम है ना। लेकिन अब आ, इन सारे एलिमेंटल कैपेसिटर्स के अंदर जो मीडियम है उनका प्रोपोर्शन अलग अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। पहले किसी एक एलिमेंटल स्ट्रिप की कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैसे कैसे किसी एक एलिमेंटल स्ट्रिप को अगर देखोगे तो उसमें उसको तुम अज्यूम कर सकते हो दो अलग अलग कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप की कैपेसिटेंस पता चल जाएगी। इसको डीसी बोल लेता हूँ। ठीक है, अगर टोटल कैपेसिटेंस सी है तो इसको डीसी बोले। अब इस तरह के सारे स्ट्रिप्स का की जो कैपेसिटेंस है ना उसको ऐड कर लो, क्योंकि सारे स्ट्रिप्स पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है। तो किसी एक एलिमेंट की कैपेसिटेंस निकाल लिया और फिर इस तरह की सारे एलिमेंट्स की कैपेसिटेंस ऐड करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम्हें टोटल कैपेसिटेंस ऐसे भी कैपेसिटर के लिए अरेंजमेंट के लिए मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब इसके साथ ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन वाला जो प्रॉब्लम है ना वो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन जनरली नहीं नीट वाले में आते हैं। लेकिन तुम बोलोगे तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मेरा जो चैनल है बहुत ही अनपॉपुलर है, उसमें अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है, तो तुम लोग नाम से सर्च करोगे तो वो मिलेगा भी नहीं शायद। और मैं उस पर उसको प्रॉपरली मैं एडिट भी नहीं कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है, वो टाइम मिलेगा तो करूँगा। लेकिन तुम किसी भी फ्रेंड से उसका लिंक ले सकते हो, ये नाम से तो मिलता ही नहीं है। नहीं, उसको मैंने प्रॉपरली असल में बनाया भी नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा। उसका पर्पस बस ये था कि क्लास मिस हो जाए तो तुम लोग उसको बैकअप की तरह ले सको। ठीक है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर वाला भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन वाले एग्जांपल्स, कंडक्टर वाले जो क्वेश्चंस जितने भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि कंडक्टर को रखा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाती है। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज नहीं होती, अंदर बस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिसमें कि कंडक्टर को रखने के बाद
कंडक्टर के अंदर तो फील्ड 0 होगी, लेकिन कंडक्टर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रह जाए। तो ऐसा सिर्फ उस केस में हुआ था जब हमने बिल्कुल पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में बिल्कुल पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लैब शेप का कंडक्टर रखा था। ठीक है। हाँ आशिक, मुझे याद आया। इसके अलावा कोई मुझे एग्जांपल तुम लोग याद दिला सकते हो खुद से, जिसमें कि कंडक्टर को हमने रखा और उसकी शेप रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप की नहीं है, दूसरे टाइप की है। और उस कंडक्टर को रखने के बाद बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले थी वैसे रह गई, बस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो गई। कोई एक और एग्जांपल याद दिला सकते हो? जनरली तो क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड हमेशा 0 होगी, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगी। लेकिन एक और एग्जांपल क्लास में हमने लिया है ऐसा, जिसमें कि सिर्फ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो रही, रेक्टेंगुलर स्लैब के अलावा। आंसर करो। तुम लोग कितनी जल्दी भूल जाते हो। मैं ही बताऊं क्या? वो है स्फेरिकल कंडक्टर फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं, कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। तो इसके बाद तुम्हें याद होगा यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता था इंडक्शन की वजह से, और बाहर प्लस क्यू आ जाता था। और इस माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से क्या होता था पता है? यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जितनी थी वैसी ही है, बस अंदर वाले पार्ट में ना इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाती है। ये वाला एग्जाम्पल नहीं किया है क्लास में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए ना इस टाइप के। तो इसमें तुम देख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रही है, लेकिन बाहर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उतनी ही रह रही है, सिमेट्री की वजह से। मतलब यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस इस तरह से आए हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस इस तरह से आ रहे हैं कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगी। ये दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से ना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर किसी भी पॉइंट पर, बाहर मतलब कंडक्टर के बाहर, वो सिर्फ सेंटर के पॉइंट चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना डाइलेक्ट्रिक में भी बनाया जा सकता है कि हमारे पास मान लो एक हॉलो स्फेयर है, दूसरा कंडक्टिंग स्फेयर है, दोनों हॉलो स्फेरिकल शेल है। अब पूछा जाए कि इनकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, तो तुम बोलोगे इन दोनों की जो कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऐसे ही होती है, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक तीसरा शेल आ गया। ठीक है, और ठीक है, और बोला जा रहा है
किन दोनों, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच की कैपेसिटेंस पूछी है, मतलब हम ए और बी एक मिनट, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि, चलो मैं चाहता हूँ पहले सिंगल कैपेसिटर वाला ही, ठीक है। अब अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया यहाँ पे, अब पूछा जाए कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी, इस पे प्लस क्यू रखा था, ठीक है, इस पे माइनस क्यू रखा था, इसकी वजह से फील्ड अंदर रह गई थी कुछ इस तरह से, और बाकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ठीक। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक। बिना डाइलेक्ट्रिक के क्यू चार्ज रखा, और क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की थी, ठीक है, और जिसकी वजह से कैपेसिटेंस यूं आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वोल्टेज निकाला था, कैपेसिटेंस निकाला। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे ना, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देंगे इस तरह से, तो पता है क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से जो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिड्यूस हुई, वोल्टेज के से रिड्यूस हुआ, तो कैपेसिटेंस के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर कंप्लीट स्पेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है, तो कैपेसिटेंस के फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसके बाद और एक कैपेसिटर इस तरह से लगा बना दिया जाए और एक स्फेयर दे दिया जाए, और तुम्हें पूछा जाए कि ये अंदर वाला पॉइंट है ए, इसको 1, और बाहर वाला पॉइंट है 2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी, कि मतलब 1 और 2 को अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये अरेंजमेंट कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को तुम दो अलग अलग कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें विजुअलाइजेशन चाहिए, मैं ज्यादा हेल्प तुम्हारी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि इसमें जो, सॉरी, ठीक, यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये .1 है, .2 है, कि पहला मान लीजिए ए बी सी, तो स्फेयर ए और स्फेयर बी मिल करके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, और बी स्फेयर बी और स्फेयर सी मिल करके दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं, और ये दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ठीक, ये दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ये दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर्स सीरीज में है। ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो तुम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें बस मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओ, सोचो, इमेजिन करो। ये तुम्हारे इमेजिनेशन करने से ही समझ में आएगा, मैं इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। ये दोनों स्फेयर्स मिलकर एक कैपेसिटर हो गए, और इस और मिडिल वाला और आउटर वाला, ये दोनों मिलकर के दूसरा कैपेसिटर, और ये दोनों कैपेसिटर ना सीरीज में, ठीक है। तो दोनों के लिए कैपेसिटेंस निकालो, और फिर सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो। जो अंदर वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स होगी, और बाहर की डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो जो भी स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है उतनी ही कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू तुम 1 मिनट में लिख भी सकते हो, एनीवे चलो मैं लिख देता हूँ कहीं, तुम लोग वेरीफाई कर लोगे। अगर इन तीनों स्फेयर्स की रेडियाई ए बी और सी है, तो अंदर वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, मान लो ये के है, तो C1 की वैल्यू होगी अंदर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए के टाइम्स, ठीक है। और जो बाहर वाला कैपेसिटर है वो 4 पाई बी सी अपॉन सी माइनस बी, और ये दोनों सीरीज में,
ठीक है, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा कैपेसिटर के, उसके बाद आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1-2 पॉइंट्स बचते हैं। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सवेल इक्वेशन, इसको हम नेक्स्ट टाइम में कवर कर लें। कैपेसिटर्स तुम्हारा आज कंक्लूड हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें असाइनमेंट में सेंड करूंगा, उसको तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, ठीक है, लेट अस से 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फुल्ली चार्ज कर देते हैं। कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक, कैपेसिटर चार्ज हो गया। कितना चार्ज आया, सीवी सीवी के इक्वल, ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी है, प्लस सीवी माइनस सीवी चार्ज आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस सीवी माइनस सीवी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं, यानी कि डिसकनेक्टेड कैपेसिटर, इसके साथ बैटरी नहीं है, ठीक। इस पे चार्ज होगा प्लस सीवी, माइनस सीवी चार्ज है, प्लस सीवी इधर है, माइनस सीवी, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर हमें डिसकनेक्टेड कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर एक कैपेसिटर को स्लोली, सॉरी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इंसर्ट करते हैं, ठीक है, स्लोली इंसर्ट करते हैं, ठीक, इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने में क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द वर्क डन in inserting this dielectric slab inside the capacitor plates. क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेट है और इस चार्ज कैपेसिटर प्लेट के अंदर स्लैब को इंसर्ट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यहां से यहां लाने, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बताओ कि जब हम स्लैब को इंसर्ट कर रहे होंगे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। वर्क का मतलब है, तुम ये देखो कि स्लैब को इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा या नहीं। डिस्प्लेस तो कर ही रहे हैं, तो तुम्हें बस ये देखना है कि हमें डिस्प्लेस करने के लिए कुछ के साथ साथ हम कुछ फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे या नहीं स्लैब पर। क्या लगता है तुम्हें? थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरह से प्लेट्स हैं, ये इसको ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से स्लैब को ना स्लोली यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, तुम्हारे पास ये स्लैब है, इस स्लैब को यूं स्लोली इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कैपेसिटर पे चार्ज है, अगर चार्ज नहीं रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं रहेगा तब तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। वर्क तो करना पड़ेगा, वर्क इसलिए करना पड़ेगा कि इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ इस तरह से फील्ड होंगी। और ये बाउंड्री पे जो तुम्हें पहले बता चुका, बाउंड्री पे जो फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। तो इस कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्रिंज फील्ड लाइंस है, ये फ्रिंज फील्ड लाइंस हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पास करेंगी। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, तो क्या होगा, क्या होगा? जब भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड पास करती है तो इंड्यूस चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे। और जैसे ही इंड्यूस चार्जेस आएंगे, तो इंड्यूस चार्ज और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंड्यूस चार्जेस को अपनी डायरेक्शन में पुल करेगी। या ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही हम स्लैब को थोड़ा पास ही लाएंगे ना, इसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है, स्लैब को थोड़ा पास ही लाएंगे ना, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पास लाके रिलीज करते हो तो अपने आप स्लाइड करके ना कैपेसिटर प्लेट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें इसको इंसर्ट करने के लिए इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़े। अब तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हें इंसर्ट करना है तो तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इधर डिस्प्लेस करोगे, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे। कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर में के अंदर इंसर्ट करने के लिए तुम्हें कुछ वर्क करना पड़े। क्वेश्चन है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड होता है फोर्स देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेशन उतना सिंपल तो है नहीं, वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इंड्यूस चार्जेस निकालना, इंड्यूस चार्जेस का इंटरेक्शन कैपेसिटर के चार्जेस से देखना, ये सिंपल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, वर्क डन कैलकुलेशन का दूसरा तरीका क्या है? अरे बताओ ना। दूसरा तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा वर्क डन कैलकुलेशन का दूसरा मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना। तो हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, इसको अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। ये इनिशियल स्टेट है हमारा, ठीक है। और ये फाइनल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो अगर हम अपने सिस्टम को, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाइलेक्ट्रिक स्लैब को और कैपेसिटर को मिला करके अपना सिस्टम मानते हैं। ये इनिशियल स्टेज है, ये बाहर है, ये थोड़ा पास ही मैंने स्लैब को अभी यहाँ पे बनाया है। लेकिन तुम इमेजिन करो पहले ये जो स्लैब है ना कैपेसिटर से बहुत दूर है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैपेसिटर को मिला करके अपना सिस्टम मानते हैं। तो ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट हो गई, सिस्टम की फाइनल स्टेट हो गई। हम अपने सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम सोचते हैं हमारे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देख करके बताओ कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमें वर्क डन नहीं देखना है। हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, जो कि पुश करके स्लैब को अंदर कैपेसिटर के अंदर फिट करने जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक एक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम पे, उसी एक्सटर्नल फोर्स का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था।
ठीक है। तो जब हम वर्क एनर्जी हम अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस अननोन फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा, और ये इक्वल होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर की पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी, बाद में हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही कैपेसिटर की टोटल एनर्जी। तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर के पास? कैपेसिटर के पास स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है? ठीक है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास चार्ज है, ऊपर प्लस सीवी नीचे माइनस सीवी, और बाद में कैपेसिटर के पास चार्ज है, ठीक, सेम चार्ज है, प्लस सीवी माइनस सीवी। बताओ स्टार्टिंग में जो एनर्जी है ना, स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी तो कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखते हैं? या तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिखते हैं, या तो हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, और इस पे चार्ज भी हमें पता है, वोल्टेज भी पता है। तो किसी भी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यूज कर रहा हूँ हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, या क्यू स्क्वायर बाई टू से भी, टू सी से भी सेम आंसर आएगा। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? फाइनल एनर्जी कितनी होगी? तो कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी लिखने के लिए हम या तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो या तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि हमारा कैपेसिटर डिसकनेक्टेड है बैटरी से, तो इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वोल्टेज कितना होगा उसके बारे में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद हम श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा वो हम 100% श्योर है कि वो सीवी ही होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इसका चार्ज कहीं नहीं जा रहा है, ये डिस्कनेक्टेड है, बैटरी में नहीं लगा हुआ है। तो जितना चार्ज पहले था कैपेसिटर पे, बाद में भी कैपेसिटर पे चार्ज तो सेम ही है। ठीक है, वोल्टेज क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से इंड्यूस फील्ड आएगी और नेट फील्ड चेंज हो जाएगी, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी लिखने के लिए हम कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी लिखने के लिए क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाला फॉर्मूला यूज करें। और क्यू स्क्वायर, क्यू का मतलब यहाँ पे सीवी है, टाइम्स टू, टू टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ आर कैपेसिटर। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है, तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो गई, वो सेम नहीं है। कैपेसिटेंस अब कितनी है पता है? वो के टाइम्स सी के इक्वल है। तो अभी जो एनर्जी है ना, वो सी वी स्क्वायर अपॉन टू के इक्वल है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि पहले जो एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अरे के फैक्टर से एनर्जी हमारे सिस्टम की डिक्रीज हो गई है। तो जो चेंज इन एनर्जी होगी ना, वो फाइनल माइनस इनिशियल, कैलकुलेट करो, ये नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू आ रही है माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, सी वी स्क्वायर अपॉन 1 - 1/k। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं के
k -1, जिसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होना ही चाहिए था। वो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्लोज लाएंगे तो इन दोनों के बीच में, स्लैब और कैपेसिटर के बीच में, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, और स्लोली एंटर कराने के लिए तुम्हें फोर्स इधर की तरफ नहीं, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हारा फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। तो तुम्हारे फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव होना ही चाहिए था, ठीक है। और कैलकुलेशन के बाद भी पता चल रहा है कि तुम्हारा फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, और एग्जैक्टली तुमने कितना वर्क किया है, ये वर्क डन है तुम्हारा। अब पूछो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, स्लैब को हम यहाँ से धीरे 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 ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे रिलीज कर देंगे ना, तो ये अपने आप स्लाइड करके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसके पास कुछ एनर्जी भी रहेगी, वो काइनेटिक फॉर्म में, तो वो आगे जाएगा, इस तरह से ऑसिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसको होल्ड करके कैपेसिटर के अंदर फिट करना चाहते हो, तो हम बहुत ही स्लोली इसको इंसर्ट करेंगे, और हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी बस क्वेश्चन बता करके कंक्लूड कर रहा हूँ। हम फिर से वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, सेम कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के अंदर हम फिर से वैसा ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले की तरह ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम कैपेसिटर को चार्ज तो करते हैं, ठीक है, चार्ज तो करते हैं, लेकिन बैटरी को रिमूव नहीं करते हैं। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी लगी हुई है, और जब बैटरी लगी हुई है, कनेक्टेड बैटरी के केस में पूछा गया है, मतलब बैटरी V वोल्ट की बैटरी है, सेम वोल्टेज की बैटरी है, ऑब्वियसली जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस पे प्लस CV माइनस CV चार्ज आ जाएगा, ठीक, चार्ज आ गया। तो अब बोला गया है कि अब हम क्या करते हैं, हाथ से इसको होल्ड करके, इस तरह से हाथ से होल्ड करके, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हाथ से होल्ड करके इसको धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं स्लैब के अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर। तो बोला गया है कि अगर ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। इस बार अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। तो तुम्हें क्या लगता है, कैपेसिटर की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है क्या कभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, बताओ। अरे जब भी डाइलेक्ट्रिक को पास लाएंगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैपेसिटर के बीच में अट्रैक्शन है, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ही होगा इंसर्ट कर। यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ही आना चाहिए। तो एनर्जी इंक्रीज कैसे कर रही है, कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज कैसे कर रही है? तुम बोलोगे हमने इस पे नेगेटिव वर्क किया, किसी सिस्टम पे हम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं और उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाए, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव वर्क करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे कि पिछले केस में हमने इस सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क किया, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस बार क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि अब कैपेसिटर आइसोलेटेड थोड़ी है, अब हमारे सिस्टम ये बैटरी कनेक्टेड है, और जैसे जैसे हम कैपेसिटर को
इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो तुम गेस कर सकते हो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी के फैक्टर से। के फैक्टर से इंक्रीज होने का मतलब है सेम वोल्टेज के लिए अब चार्ज जो है ना सी भी नहीं आएगा, के सी भी आएगा। तो जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो बैटरी चार्ज कर रही होगी कैपेसिटर को। तो यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर दोनों वर्क कर रहे हैं, मतलब बैटरी भी वर्क कर रही है और एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर रहा है। ठीक, क्योंकि बैटरी का जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के, बैटरी का जो पॉजिटिव वर्क होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के नेगेटिव वर्क डन से ज्यादा होगा। तो ओवरऑल कैपेसिटर पे नेट वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना है। इसमें भी स्टेप सारे सेम है। वर्क एनर्जी तो हम पहले की तरह तुम अप्लाई करोगे। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, तुम लोग जल्दी कर रहे हो, तो ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। यहाँ पे भी स्टेप सारे सेम हो गए। बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन किसका लिखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव अननोन। तो नॉन कंजर्वेटिव और अननोन में जो है ना, इस बार एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो आएगा ही। कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट है जो कि पुश कर रहा है डाइलेक्ट्रिक को, प्लस बैटरी का भी वर्क डन आएगा। ठीक है, अननोन का मतलब उसमें क्योंकि बैटरी का कंजर्वेटिव नहीं है, तो बैटरी का भी वर्क डन हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की, जो कि कैपेसिटर की एनर्जी चेंज की इक्वल होगी। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि बैटरी का, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना है। चेंज इन कैपेसिटर की एनर्जी चेंज तो तुम लिख लोगे आसानी से, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें बैटरी का भी वर्क डन लिखना पड़ेगा। और बैटरी का वर्क डन कितना होगा वो तुम्हें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देख करके कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद बैटरी ने कितना चार्ज कैपेसिटर पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है, इसको तुम लोग ट्राई करना। कैपेसिटर्स के एक दो क्वेश्चंस और अगर हम लेंगे तो वो थ्योरी कंप्लीट मानी जाएगी। तो मैं असाइनमेंट्स में तुम्हें दे देता हूँ, और अगर मुझे ठीक लगा तो कुछ एक दो क्वेश्चन हम कैपेसिटर के कल भी ले सकते हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो कल हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर तुम लोग क्लास अटेंड करते हो तो। परसों तुम लोगों का टेस्ट है, ये तो श्योर है ना? टेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है परसों वाला? सिलेबस तुम्हारा पूरा कंप्लीट है वैसे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे कैपेसिटर्स में ले लो या, अच्छा मुझे एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछने थे, मैं भूल जाता हूँ बार बार, आईक्यू के। तो एक क्वेश्चन बस मुझे पूछना है, तो छोटा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सोच करके आना। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। ठीक है, और एक छोटा स्फीयर है, इसका पोटेंशियल, इसको चार्ज कर दिया गया, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट हो गया, इसका 20 वोल्ट है। हम क्या करते हैं ना, इस छोटे वाले स्फीयर को, इसका जो आंसर देगा उसको बोनस मिलेगा। छोटे वाले स्फीयर को ना बड़े स्फीयर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आए और फिर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इस पे भी कुछ चार्ज है और इस पे भी कुछ चार्ज है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जैसे ही हम इस छोटे स्फीयर को बड़े स्फीयर के अंदर रखते हैं, तो चार्जेस चार्जेस का क्या होगा, वो आउटर स्फीयर पे जाएंगे या इनर स्फीयर पे जाएंगे या सेम रहेंगे? क्या होगा? मुझे लगा तुम लोग आउटर पे बोलोगे या इनर पे बोलोगे, सेम कैसे बोल रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुम में से कोई ऐसा कह रहा है कि सारे चार्जेस को आउटर स्फीयर पे जाना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये कंबाइन होकर के सिंगल कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, और किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में पर अगर हम चार्ज रखते हैं तो वो आउटर स्फीयर पर ही जाता है। ये तो पहले से पढ़े हुए हो ना तुम, किसी भी शेप का कंडक्टर, इसमें कैविटी भी है मान लो, अगर चार्ज रखते हैं तो वो सारा आउटर स्फीयर पर जाता है।
तो अगर जैसे ही दोनों को जॉइन कर देंगे ना किसी कंडक्टिंग वायर से, ये स्फीयर है बड़ा, छोटा स्फीयर, इनको जॉइन कर दिया, तो सारे चार्जेस बाहर वाले स्फीयर पे चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो अंदर वाला स्फीयर था वो कम वोल्टेज पर है, बाहर वाला जो स्फीयर है ज़्यादा वोल्टेज पर है, तो चार्ज लोअर से हायर कैसे जा सकता है? चार्ज तो हमेशा हायर से लोअर जाएगा ना। इसका तुम लोग आंसर बताना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।